आज हम बात करने वाले हैं मई जून 2025 में सेमेस्टर एग्जाम जो एसवाल के होने वाले हैं, इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। टाइम अब उतना ज़्यादा बचा है नहीं, खासकर सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों के पास अब 2 महीने से भी काफ़ी कम का टाइम है उनके एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के पास यू कैन से कि 2.5 महीने के आसपास समय है। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए और उसका सिलेबस बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। तो अपना एसवाल का डैशबोर्ड ओपन करें, माय अकाउंट में कोर्स के टैब में जाकर देखें आपके जिस भी सेमेस्टर में आपको उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 2, उसका सिलेबस चेक करें एसवाल की वेबसाइट से या दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से उसका सिलेबस आप लोग अपने सामने रख लें। नाउ अगला स्टेप आता है प्रिपरेशन का। सबसे पहली सीढ़ी जो है वो आपको ये डिसाइड करना है कि आने वाले टाइम में आपका कितने समय बचा है और आपके सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में कितना टाइम आपको देना है। एक टाइम टेबल प्रॉपरली बनाकर रख लीजिए। ये बातें आपको हवाई लगती होंगी, ये बातें आपको सुनने में अच्छी लगती होंगी, लेकिन यार इसको एक्चुअली जब आप इम्प्लीमेंट करके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक्चुअल में चीज़ें करनी चाहिए। प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आपके पास होगा तो आपको समझ में आएगा कि यार किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपका वैक का या सैक का जिसकी थोड़ी कम वेटेज है, उसको थोड़ा कम टाइम दो। और जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं डीएसई के, जनरिक के, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, बिकॉज उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, उसका सिलेबस भी ज़्यादा होता है। तो पहले तो प्रॉपर टाइम फ्रेम, टाइम टेबल बनाकर रख लीजिए। नंबर 2, अब बात आती है पढ़ाई किस रिसोर्सेज से करना चाहिए। देखो, जो स्टडी मटेरियल एसवाल का है, काफ़ी लोगों को हार्ड कॉपी में मिल गया, काफ़ी लोगों को अभी तक भी नहीं मिला। अब वो कब मिलेगा यार, वो तो एक गंभीर विषय है, उसके बारे में अभी बात नहीं करते। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप पढ़ोगे किस चीज़ से। अपना स्टडी मटेरियल एक जगह इकट्ठा करो। एसवाल का स्टडी मटेरियल काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गया है पहले के मुकाबले, आप उसमें से पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल करो पढ़ाई उसमें से। दूसरी बात ये है, जो आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बेसिस पर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए। वीडियोस सिर्फ देखनी नहीं है, उन वीडियो से जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उसके नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स इस तरह से बनाइए ताकि अगले 10 दिन के बाद आप उस नोट्स को देखो तो आपको समझ में आ जाए कि जिस टॉपिक के नोट्स आपने बनाए थे एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। तो नोट्स बनाओ और रिसोर्सेज इकट्ठा करो। रिसोर्सेज के नाम पर सिर्फ एसवाल का मटेरियल नहीं, आप कोई रेफरेंस बुक देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ढूंढ सकते हो बुक्स। प्लीज़ आप, आजकल चैट जीपीटी, जेमिनाई का ज़माना है, प्लीज़ उसमें जाकर उसको सिर्फ कमांड देने की ज़रूरत है। आपको प्रॉपर कमांड के साथ आप उससे नोट्स भी बनवा सकते हो। करने वाला बच्चा होना चाहिए। आजकल बहुत आसान हो गया नोट्स बनवाना। आप ये बोलते हो ना कि सर बीकॉम का हिंदी मटेरियल हमें नहीं मिल रहा, आप जाकर जेमिनाई का या चैट जीपीटी का या डीप सिक का, एक और महाशय आ गए ग्रोक का, उसको जाकर देखिए, समझाइए उसको कि भाई ये टॉपिक है मेरा, इतने मार्क्स का मेरे क्वेश्चन आता है, मुझे एक प्रॉपर फ्रेम करके नोट्स बनाकर दे दो ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। और उसको छोटी सी छोटी आप कमांड देखो, उसके ऊपर वो काम करेगा जी। तो आप उसको दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ईजी आपके लिए पढ़ाई हो गई है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रिसोर्सेज आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। और प्रॉपर आप ये सोचिए कि आपके लिए जो भी आपके पास डेली रूटीन है उसके हिसाब से कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है पढ़ने के लिए, उस टाइम में आप पढ़ाई कीजिए। होपफुली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स उसे आप लोग देखिए, खासकर फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चे। अब थर्ड ईयर वालों का प्रीवियस ईयर पेपर होगा नहीं क्योंकि ये एनईपी वाले बच्चे हैं। फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा जो कि सीबीसीएस से सिलेबस थोड़ा बहुत तो मैच करता ही है, तो वो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोशिश ये करें जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं अपनी परसेंटेज इंप्रूव करने की, एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न में आने की कोशिश करें। अब मैं इसे उस पर्पज़ के लिए, उस पर्पज़ से नहीं बोल रहा हूँ कि आप फोर्थ ईयर में जाओगे, इसलिए फोर्थ ईयर में जाने के लिए कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं फिर से ये बात क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि एक फर्स्ट डिवीज़न के साथ आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो अच्छा रहता है। आगे प्राइवेट सेक्टर में आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी इंप्रेशन ठीक ठाक रहता है। अगर आपकी परसेंटेज डाउन जाती है तो देखा यह जाता है कई कंपनीज़ में कि वो थोड़ा सा आपको प्रेफर नहीं करते।
तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। कहने को लोग बोलते हैं भाई डिग्री मैटर नहीं करती, भाई डिग्री में मार्क्स मैटर करते हैं समहाउ। एक इम्प्रेशन जाता है, आप अगर वो एचआर जो आपका है वो मुंह से नहीं बोले आपसे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए परसेंटेज थोड़ी सी अपनी अच्छी मेंटेन करते हुए चलिए। वो मेंटेन तभी होगी जब आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दोगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बच्चे भागते हैं, भागना चाहिए, कोई बुरी चीज़ नहीं है उसमें भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्लीज़ ये सोचकर एनालिसिस करें कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे सामने आते हैं उनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आजकल मैं ये देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर एक बहुत ही गंदा ट्रेंड चल गया है। वो बंदे एक पेपर आपको दिखाएंगे सिर्फ, और उसी पेपर को बोल देंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, खासकर पॉलिटिकल साइंस के बच्चे के लिए, हिस्ट्री के बच्चे के लिए बहुत इजी होता है। कॉमर्स के बच्चे के लिए जो थ्योरेटिकल पेपर है उसे बहुत डिफिकल्ट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करना, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके लिए आसान होता है। आसान क्यों होता है? आसान इसलिए होता है, देखिए एक तो उसमें क्वेश्चन में चॉइस होती है। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर लूँ, 10 में से 5 क्वेश्चन कीजिए। अब आपके पास ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि अगर आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं, तो अगर आप 4 यूनिट बहुत अच्छे से कर लोगे, या 4 भी मैं छोड़ देता हूँ, 3 यूनिट्स आप बहुत अच्छे से कर लोगे पूरी, तो यार आपके 4 क्वेश्चन फुल फ्लेज आप करके आओगे। ये बहुत अच्छा आपका पास तरीका है, आपको स्मार्टनेस दिखानी है, और ये तरीका तभी आप कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके ये देखोगे कि उसका एक्चुअल में ब्लूप्रिंट क्या है। हमारे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको समझ में आएगा तो आप इन चीज़ों का एनालिसिस कर पाओगे। अगर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें इंटरनल चॉइस आती है, तो उसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना, क्योंकि इंटरनल चॉइस है तो बच्चा ये समझ नहीं पाता कि यार कौन सी यूनिट छोड़ूं कौन सी नहीं। उसमें हर एक यूनिट उसको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन हर एक यूनिट में से बन रहा है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। इसके अलावा दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपनी राइटिंग के ऊपर। जो भी बच्चा एग्ज़ाम के अंदर टाइम की दिक्कत फेस करता है कि सर टाइम कम पड़ गया, मैं और लिख सकती थी या लिख सकता था, तो प्लीज़ अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की और थोड़ा सा तेज़ लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम्स के अंदर कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने की, एक आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करने की। पैराग्राफ राइटिंग में कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए, ठीक है। और कंसेप्ट होता है ऑब्वियसली कि बीच में जो आता है आपका मेन कंटेंट होता है, आखिरी में कंक्लूजन, शुरुआत में इंट्रोडक्शन। इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आंसर लिखिए। तो इसी तरीके से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में, और अच्छी आप अपनी परसेंटेज इम्प्रूव कर पाओगे। ऑलराइट, यही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।